हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैडेक्स इंडिया। आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज ये जो वीडियो होगी ये होगी क्विक रिवीजन। किसकी रिवीजन? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, जिसके हमने कई सारे पार्ट्स प्रीवियसली बना चुके हैं। तो उसकी एक समरी होगी, उसकी एक क्विक रिवीजन होगी, जिससे आपको एक समरी मिल जाएगी उस चैप्टर की। मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या मेन फॉर्मूले हैं, क्या मेन डेफिनेशन है, कौन कौन से पॉइंट मैं लिख सकता हूँ अगर पेपर में कुछ भी आए तो। और अगर आपको बाई चांस पेपर में जाने से पहले आपने कुछ पढ़ा भी नहीं हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, लेकिन आपको अगर वीडियो देखनी है जो कि 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर कवर हो जाएगी और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, एंड और आपको अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाते हैं और आपको माइंड में क्लिक हो जाता है क्वेश्चन उससे रिलेटेड या न्यू फॉर्मूला रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, आप उसको लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, उसकी एक डेफिनेशन: अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक क्लोज और कॉन्टिन्यूस पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। कहने का मतलब ये है, एक हमने सर्किट बनाया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एक हमने यहाँ पर बल्ब बना दिया, ठीक है, करंट चला गया आई जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक चला गया। ये क्या है, ये सर्किट क्या है? ये सर्किट क्लोज्ड है, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूस है, बीच से कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बीच से कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ब्रेक होता तो सर्किट ये हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता और जो करंट था वो आगे फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। अब जो कंपोनेंट यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कौन कौन से होते हैं? बल्ब होता है, फ्यूज होता है, वोल्टमीटर, एमीटर, बैटरी, रियोस्टेट, एमीटर हो जाएगा। ये सब कई सारे कंपोनेंट है जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। वायर हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया हमारा खत्म। जैसे कि मैंने बोला है क्विक रिवीजन है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आएंगे जो आपको समझने होंगे। देन इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। कहने का मतलब क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है मैटर की जो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जब किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास जाएगी। लाइक एक चार्ज है पॉजिटिव एंड एक चार्ज है नेगेटिव। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स आ रहा है और ये दोनों चार्ज जो कर रहे हैं क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक फोर्स अपने दोनों के बीच में। तो ये दोनों हम मान के चलते ये दोनों क्या है, चार्ज। इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। एक बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन का अमाउंट उस बॉडी पर ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे एक बॉडी, तो वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। एक बॉडी है न्यूट्रल, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे एक बॉडी है न्यूट्रल, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी उतनी है, नेगेटिव चार्ज भी उतनी है, लेकिन अगर वो नेगेटिवली चार्ज को निकाल देगी तो अमाउंट किसका एक्सेस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का, तो वो बॉडी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब जो एसआई यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम, और क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। और लास्ट मेन, चार्ज आर कंजर्व्ड एंड क्वांटाइज। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है हमारी वो है इलेक्ट्रिक करंट। वो है इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर। जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सर्किट के थ्रू फ्लो होगा, जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सर्किट के थ्रू फ्लो होगा, उस रेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी उस कंडक्टर के थ्रू या उस सर्किट के थ्रू ज्यादा होगा। चार्ज का मतलब, क्योंकि वायर के थ्रू कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। स्केलर क्वांटिटी होती है, एमीटर में मेजर की जाती है। ये थोड़ा सा
हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला किसका, करंट का, जो आप आगे चल के न्यूमेरिकल सोल्व करोगे जिसके बेस पर। ठीक है, इसके बाद जो हमारी स्लाइड आती है वो आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, जो बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। एक पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, ले जाने में जितना वर्क डन लगेगा, जितना वर्क डन लगेगा उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या होना चाहिए, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब 1, और यूनिट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, यूनिट यहाँ पे पॉजिटिव भी आना चाहिए था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया वो पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, समझ गए। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है वोल्ट, स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड मेजर किसमें की जाती है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि उस सर्किट के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज पास हो रही है। ठीक है, ये हो गया उसका फॉर्मूला जो कि बिल्कुल डेफिनेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई क्यू। वी टू माइनस वी वन क्या हो गया हमारा, डेल्टा वी। डेल्टा वी होता है डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस, जो कि वी टू माइनस वी वन बाई क्यू से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब जो पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, वो आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की डेफिनेशन गारंटीड पेपर में आती ही आती है, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाएगा, आपके लक के ऊपर है। क्या कहती है ओम्स लॉ की डेफिनेशन, जैस बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, द करंट passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it, and such that the physical condition like temperature and density remains unchanged। ये अगर पेपर में आई तो आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अक्रॉस इट्स एंड तक लिख दो तो आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक कंडीशन है। अगर आपको ओम्स लॉ फॉलो कराना है तो आपके जितने भी फिजिकल कंडीशन होगी, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब क्या होनी चाहिए, वो सब होनी चाहिए कांस्टेंट। द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, जो करंट पास होगा कंडक्टर के थ्रू वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके। क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिससे हमें एक कांस्टेंट बन के आया, वो होगा रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। अब जो आ जाती है ग्राफ, अगर ओम्स लॉ आया तो ग्राफ हमेशा बना के आना। ग्राफ बहुत ज़्यादा सिंपल है, वाई एक्सिस पर हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे करंट, और जो बीच में होगा वो होगा हमारा रेजिस्टेंस, जो कि होगा कांस्टेंट, जो कि हमारा होगा कांस्टेंट। और ये जो पूरा ग्राफ है वो क्या है, कांस्टेंट ग्राफ है, वो क्या है, कांस्टेंट ग्राफ है। ओम्स लॉ में बस इतना ही अभी, क्योंकि ये मैंने बताया कि क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी आपको बताना पड़ेगा। अब बारी आती है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस को भी पढ़ लेते हैं यार। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। क्या प्रॉपर्टी है इसकी, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो जो अमाउंट कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा होगा उस अमाउंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है, ओम है। और जो फॉर्मूला है वो हो गया R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, जो कि हमें ओम्स लॉ से पता चला। और एक फॉर्मूला जो होगा वो होगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जो हम आगे यूज करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। समझ लो फिर से, प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिसकी वजह से जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी जो अमाउंट है वो अपोज करता है रेजिस्टेंस। अब जो आ जाती है बात फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर का, दूसरा आ जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तीसरा आता है नेचर ऑफ मटेरियल का,
एंड चौथा आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। अब इसको समझते हैं, हमें फॉर्मूला पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, रो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, हमें एक कांस्टेंट मिला जो कि होता है रो, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, जो लेंथ होगा, अगर लेंथ कंडक्टर की बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर हमारा एरिया जो होगा वो बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस किस पे इफेक्ट होगा, एक तो होगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा कि अगर कॉपर है तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, अगर सिल्वर है तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा। उसके बाद जो लास्ट आ जाता है वो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये सब चीजें मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में कवर कराई हुई है। अगर आपको डिटेल में सारी जानकारी चाहिए और डिटेल में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है तो आप जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखो और आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए। देन इसके बाद आता है हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बार बार सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो बात आ जाती है, फर्स्ट पॉइंट जो रेजिस्टेंस इन सीरीज में मुझे बतानी है वो है मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इसको कहने का मतलब क्या है, ये मैंने कवर नहीं करी थी अपनी वीडियो में, यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैक्सिमम का मतलब हो जाता है सीरीज में, कि लाइक हमारे पास एक सर्किट है, उसमें दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, लेट से R1 जो कि 5 ओम का है, R2 वो भी 5 ओम का है। ठीक है, ये वोल्टेज कुछ दे रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमारा R1 टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, 5 ओम प्लस 5 ओम। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 10 ओम, जो कि क्या होगी, जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो हमारी जो मिनिमम रेजिस्टेंस थी, जो 5 ओम हम यूज कर रहे थे उससे ज़्यादा अमाउंट है। टोटल रेजिस्टेंस हमारी जो रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस था उससे भी ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, तो हमारी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रही है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम। अभी आपको फिलहाल समझ नहीं आ रहा होगा, तो अगर मैं पैरेलल के केस में बात करूंगा तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ जाएगा। अभी पैरेलल पे चलेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, टू और मोर रजिस्टर कनेक्टेड टू एंड टू एंड, टू और मोर रजिस्टर R1 एंड R2 कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, दोनों रजिस्टर या 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और जो इसमें होगा मेन पॉइंट, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट जो दोनों रजिस्टर के थ्रू होगा, जाएगा, पास होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो होगा सेम, लेकिन वोल्टेज वेरी करेगी। रजिस्टर R1 के थ्रू कुछ वोल्टेज होगी V1, रजिस्टर R2 के थ्रू कुछ वोल्टेज होगी V2, जो कि हम पोटेंशियल ड्रॉप से जानते हैं कि R1 का पोटेंशियल ड्रॉप V1, R2 का पोटेंशियल ड्रॉप V2। अब जो हमारी, लेकिन जो V1 और V2 को अगर हम ऐड करेंगे वो तो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे टोटल वोल्टेज के इक्वल, जो हमारी बैटरी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया V इज इक्वल टू टोटल जो वोल्टेज होगी V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, वोल्टेज ड्रॉप इन R1, वोल्टेज ड्रॉप इन R2, वोल्टेज ड्रॉप इन R3। ठीक है, एंड जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो तीनों रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस होगी उनका सम, हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, तक n तक हो, और जो n की वैल्यू वो हमारी कहीं तक भी जा सकती है, इनफाइनाइट तक, जितने भी रेजिस्टर्स किसी सर्किट में लगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने वहां पे ही बताया था रेजिस्टेंस इन सीरीज में मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस इन पैरेलल में मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। भाई डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहाँ से भी कर देता, आपको क्लियर हो जाएगा सारा जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। पैरेलली कनेक्ट कर दिया हमने दो रेजिस्टर्स। ठीक है, एक की वोल्टेज है 5 ओम, एक का रेजिस्टेंस है 5 ओम, एक का दूसरे का रेजिस्टेंस है 5 ओम, वोल्टेज भी मान लो 5 वोल्ट ही है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल में, पैरेलल में 1/R 1/R1 प्लस 1/R2, जो हमें फॉर्मूला पता है।
1 बाय आर पी इज इक्वल टू R1 R2 की वैल्यू डाल दो, 1/5 प्लस 1/5, एलसीएम लो, 5 नीचे एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1, 1/RP, ठीक है। 1/RP इज इक्वल टू 2/5, तो RP क्या हो जाएगा 5/2, करोगे कितना आ गया 2.5 ओम। अब ये जो 2.5 ओम आया, यहाँ पे समझने वाली बात है, आरपी जो आया हमारा पैरेलल के केस में वो आया, रेजिस्टेंस 1 हमारा 5 ओम था और रेजिस्टेंस 2 भी 5 ओम था, लेकिन जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया वो इनसे भी कम आया, इनसे भी कम आया, लेकिन उस केस में इनसे ज़्यादा आ रहा था, इनसे ज़्यादा आ रहा था सीरीज के केस में। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है मिनिमम पैरेलल के केस में, ठीक है। समझ गए होगे, मैंने दोनों को बता दिया कैसे कैसे सीरीज में और कैसे कैसे पैरेलल में इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है, टू और मोर रेजिस्टर आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर कनेक्ट होंगे पैरेलली, इसी को बताया मैंने यहाँ पे। वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे बिल्कुल सीरीज का उल्टा होगा, यहाँ पे जो होगा वोल्टेज दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू कांस्टेंट होगी, लेकिन करंट वेरी करेगा क्योंकि यहाँ पे जंक्शन आ गया। अगर ये सब भी आपको पूरा डिटेल में समझना है तो आप जाके जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली है वो कर लेना, वो तो कर ही लेना, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और अच्छा ही होगा आपके लिए। जो करंट होगा वो होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने भी मैंने यहाँ पे तीन रजिस्टर्स लिए थे तो तीनों का जो सम होगा वो टोटल करंट होगा। और जो हमारा पैरेलल का जो फॉर्मूला था 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको यूज करके हम पैरेलल के केस में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। क्या कह रहा है, इट रेफर्स, क्या डेफिनेशन होती है, इट रेफर्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कह रहा है, फॉर्मूला बनाते हैं, रो का फॉर्मूला होता है RA/L, ठीक है। ए कितनी, एरिया जो हमने दिया वो यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1 है एंड लेंथ भी 1 है, तो हमने 1 को यहाँ पे दिखाया नहीं था, तो ये फॉर्मूला हो गया RA/L, ठीक है। तो it refers to the resistance of conductor, it refers to the resistance of conductor of unit length and unit cross section area। कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी इक्वल होगी एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस के, जो कंडक्टर होगा उसकी लेंथ होनी चाहिए 1 और जो उसका एरिया होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए 1, ठीक है, यूनिट होना चाहिए। तो फॉर्मूला को इलेबोरेट करके यहाँ पे डेफिनेशन बना दी है, आप भी बना दोगे, इजी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। यहाँ पे क्या मेन बात क्या है, रेजिस्टेंस जो था वो थी लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट, बट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इन दोनों पे डिपेंड थी, लेकिन रेजिस्टिविटी भूल कर भी मत करना कि रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन एरिया एंड रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। फॉर्मूले में तो ये दिख रहा है लेकिन वो ऐसा है नहीं, इसको हम यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा एक नंबर में बाई चांस कि रेजिस्टिविटी अगर हम एरिया को बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना लेंथ से फर्क पड़ेगा, सिर्फ रेजिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर से या किसी भी सब्सटेंस के नेचर से, ठीक है। ये हमेशा याद ध्यान में रखना, पेपर में आ जाएगा लॉजिकली थिंकिंग का क्वेश्चन, ठीक है। अब जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की क्या होती है ओम मीटर। अगर आपको ओम मीटर ध्यान नहीं आ रहा तो आप मो भी लिख सकते हो, MHO, जो कि क्या है ओम का उल्टा OHM, MHO, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा रेजिस्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कह रहा है, द हीट इज प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर द टाइम फॉर विच द करंट इज पास। मतलब H इज इक्वल टू I2/RT, हमें फॉर्मूला पता है, हमें पता है H क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इतना आपको ध्यान है, बस इसको इलेबोरेट कर दिया क्या,
square of the directly proportional to the square of the current resistance of the conductor time for which the current is passed। कितने टाइम तक उस सर्किट में या उस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है। ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एनर्जी की हो या हीट की हो तो हम उसको क्या लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, जूल में लेते हैं। ठीक है, यूनिट क्या लेते हैं, जूल में। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे रखा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे ये स्क्वायर है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, फॉर्मूला है, क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं भैया। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। क्यों यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, जब भी हम जलाते हैं सर्किट में करंट पास होता है। करंट पास की वजह से बल्ब में क्या इंट्रोड्यूस होते हैं, हीट इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से टंगस्टन फिलामेंट वगैरह की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वहां पर भी यूज हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज हो रही है। क्यों, क्योंकि जब भी करंट ज़्यादा अमाउंट में पास हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज से, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हो जाता है हीट अप होने की वजह से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने की वजह से सर्किट हो जाता है ब्रेक, जिसकी वजह से जो आगे फर्दर जो होना था कि हीट अप होने से कुछ भी हो सकता था, तो जो सर्किट को भारी नुकसान होने से बचा लेता है, और अप्लायंसेस को भी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में यूज होता है भैया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया। ठीक है, हीटर हो गया या गीजर हो गया, इन सब में भी यूज होता है। ठीक है, फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट स्लाइड पे, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर का। और इसके बाद आपकी क्विक समरी भी खत्म। क्या कहता है इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कह रहा है, जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उस रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, वोट होती है। कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, किलोवाट आवर। पेपर में आ जाता है कमर्शियल यूनिट, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपको बताना होगा किलोवाट आवर। मेरे पेपर में भी आया था, लेकिन मेरे टाइम पे मुझे पता नहीं था, और कई सारे बच्चों को नहीं पता था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, 1 वोट किसके इक्वल होता है, 1 वोट होता है 1 जूल के इक्वल। 1 किलोवाट होता है 10 की पावर 3 वोट के इक्वल। एंड 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आ जाता है P, जो पावर का फॉर्मूला है, कई सारे फॉर्मूले, जैसे P इज इक्वल टू वी आई एंड पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सॉरी, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये तीन फॉर्मूले हो गए पावर से रिलेटेड, जिसके ऊपर जिसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल आएगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये हो गया, क्विक समरी हो गई। एंड हाँ, एक पॉइंट और आपको यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ना है कि 1 हॉर्स पावर कितने वोट के इक्वल होती है, तो उसका आंसर है 746 वोट के इक्वल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में, 1 नंबर में आ जाएगा। मेरे में भी आया था, तो हो सकता है आपके में भी आ जाए। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। याद कर लो कितने, 746 वोट। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट वीडियो है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, और छोटे से टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके मैंने सब कुछ बताया है, चीज़ों को बताया है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मोटिवेशन अप हो जाएगा मेरा भी। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।